जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट बिहार। सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड जो दवाई बिकती है वो पेन किलर्स है। आने वाला समय स्पेशलिटी का है, मीन्स हार्ट का और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का दवाई सबसे ज्यादा बिक रहा है। हेल्थ स्टोर बनाने का जो भी विजन है आपका, के पीछे का मोटिवेशन क्या है? ब्रांड और बिजनेस में क्या फर्क होता है? काम करने के लिए टीम मिलना आसान है, सही टीम का सिलेक्शन चैलेंज। इस बात को बोलने में कोई संदेह नहीं है कि हम अब दुनिया की 5 सबसे बड़ी, जैसे पहले मोटा होना अच्छे घर का निशानी माना जाता था, लोग बोलते थे कि ये खाते पीते करके। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में विटामिन डी सूरज की किरणों में सबसे ज्यादा होता है। Hey, ready for an inspiring journey? Today we meet Mr. Virendra, the visionary behind Pharma Pharmaceuticals, Lishanto Pharmaceuticals, and the esteemed 99 Degree Pharmacy. Coming from the city of Ranchi, Jharkhand, he started young and built a remarkable career defined by both ethical practices and impressive growth in the healthcare industry. He deeply relies on the emerging technological advancements and ensuring its wider reach. Companies working towards healthcare services must take a more humanized approach beyond community and nationalized feelings. Let's delve into his story and see what drives him to make a positive impact in the pharmaceutical world. Good morning, sir. How was your day today? It is just started. Fine. Yeah. I am Tabassu. Welcome to the podcast over coffee and chai. Thank you for making time to talk to us. Hello Tabassu, myself Virendra Singh. Nice meeting you, sir. हम लोगों के क्वेश्चंस आपके वर्क से रिलेटेड होंगे, कुछ ब्रांडिंग के बारे में और कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे। ओके ओके, सो शैल वी प्रोसीड सर? करें। So, 99 Degree, Pharma Pharmaceuticals, Lishanto, तीनों नाम आपके बिजनेस के बहुत ही यूनिक हैं। जी। तो क्या थॉट है इन तीनों नाम के पीछे आपका? जब भी हम लोग कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो थॉट यही रहता है कि नाम अलग होना चाहिए, कैची होना चाहिए, किसी भी भाषा का, चाहे वो गांव का आदमी हो, शहर का आदमी हो, बहुत आसानी से प्रोनाउंस कर सके, उच्चारण कर सके और बोलने के बाद वो भीड़ में शामिल ना हो। जैसे कि किसी देश का नाम, अपने पिताजी या माँ के नाम से बिजनेस शुरू करना, किसी भगवान के नाम से शुरू करना, ये सब कुछ बहुत कॉमन है। तो हम लोग उसमें थोड़ा अनकॉमन सर्च करते हैं सो दैट कि नाम अलग भी हो और कैची भी हो। मींस 99 डिग्री तो आसपास में कोई कॉपी नहीं दिखता है। फार्मा फार्मास्यूटिकल किसी भी इस तरह का सिमिलरिटी नहीं है, इस तरह का मिलता जुलता हुआ भी नाम हम लोग को आज तक नहीं मिला। ली शांटो का भी सेम है, जैसे अब हम लोग कोई भारत फार्मास्यूटिकल रख देते, इंडियन ड्रग्स एंड सप्लाई कंपनी रख देते, तो वो सारा बहुत कॉमन है। लेकिन ली शांटो एकदम अनकॉमन है। तो एटलीस्ट कोई नाम जब भी आएगा फ्यूचर में कि ये प्रोडक्ट उस कंपनी का है, तो ली शांटो नाम अलग साउंड करेगा या दिमाग में क्लिक करेगा। यही उद्देश्य था। दूसरा नाम बहुत छोटा, मतलब बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आसान हो, इजी टू प्रोनाउंस एंड कैची। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन सी कंपनी आपने स्टार्ट की थी? हम लोगों ने सबसे पहले फार्मा फार्मास्यूटिकल स्टार्ट की 1999 में। पार्टनरशिप में मेरे बचपन के दोस्त बंटी दास के साथ हमने शुरू किया था इसको। इस नाम को कॉइन करने के पीछे भी बहुत समय लगा था। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो जॉब सिक्योरिटी को छोड़कर बिजनेस में मूव करने का रीजन क्या था आपका, और हेल्थ सेक्टर ही क्यों? बहुत बड़ा रीजन ये था कि जॉब में मैं जितना कुछ अचीव करना चाहता था वो अचीव होने में बहुत समय लगा, समय बहुत ले रहा था। और बिजनेस चूंकि बचपन से मैंने देखा था, मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, तो उसमें बिजनेस में जो सबसे बड़ी बात थी कि काम करने का आजादी था। अगर हमको अपने ऑफिस का दीवार लाल से पीला करना और लगता है कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, तो उसके लिए किसी का परमिशन का जरूरत नहीं था। क्रिएटिव काम, एक्सपेरिमेंट, ये सारे चीजों का लिबर्टी था जो नौकरी करते हुए पूरा नहीं हो रहा था।
बहुत बार सजेशंस को कॉस्टली है या फिर नहीं ये ठीक नहीं लगेगा बोल के उसको रिजेक्ट कर दिया जाता था, जो मुझे लगता था कि अच्छा होगा। यंग एज थी, एक्सपेरिमेंट करना चाहता था मैं, इसलिए बिजनेस शुरू किया। ये था। इधर आने के बाद फार्मा में आने का बहुत बड़ा रीजन ये था कि हम लोग ट्रांसपोर्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे पिताजी की डेथ हो गई बहुत अर्ली। उस वक्त मैं इंटर में था, तो कुछ सालों के लिए फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने फार्मास्यूटिकल में नौकरी की। तो फार्मा इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे लगा कि इधर भी एक दुनिया है और वो ट्रांसपोर्टेशन वाले सेगमेंट से भी अच्छा है और ग्रोथ का काफी संभावना है। और उस समय वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में फार्मा इंडस्ट्री थी। 1996 में जब मैं आया था तो फार्मा इंडस्ट्री का सेल तकरीबन 20,000 करोड़ पर ईयर था, जो आज की तारीख में 2 लाख करोड़ प्लस का इंडस्ट्री हो चुका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार होता है। जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो यूजुअली पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप बहुत था, लॉजिकल बातें होती थी, तो ये बहुत सारे चीज थे। दूसरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि इसमें हम लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, सेवा भी एक उद्देश्य था। जो चाहे हम लोग दवाई बेचे, तो अच्छी क्वालिटी का दवाई सही प्राइस में बेचना भी सेवा है। तो इसी उद्देश्य के साथ कि सिर्फ पैसा ना कमाए, समाज को भी कुछ वापस करे, इसके लिए फार्मा इंडस्ट्री का चुनाव किया। आपको क्या लगता है कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है? जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में कोई अंतर नहीं। उनका परमिशन का प्रोसेस सेम है बनाने के लिए। एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दोनों दवाइयां बनती है। एक्चुअली इंडिया में दवाइयों को बेचने का तरीका अलग है। जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो सेम दवाई को बहुत सारे मैनेजर्स, फील्ड फोर्स, फिजिशियन सैंपल के साथ में डॉक्टर्स को तरह तरह का प्रलोभन देकर, गिफ्ट देकर लिखवाया जाता है, जिसके कारण उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। वैसी कंपनियां इनिशियल डेज में जेनेरिक में आई जिनके पास इतना पैसा नहीं था या नेटवर्क बनाने का ताकत नहीं था। वो कंपनियां दवाई बनाने का जो खर्च होता था उसको उन्होंने वैसे डॉक्टर्स जो सेल्फ कंज्यूमिंग थे या वैसे रिटेलर्स जो छोटी मोटी दवाइयां खुद बेचते थे, उनको टारगेट करके लेके आई और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर में बहुत मामूली सा मार्जिन देकर उनको बेचना शुरू, जो कि आज ये इंडस्ट्री बड़ा हो गया। क्वालिटी प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है, केवल बेचने का तरीका अलग है। तो इतने सारे स्टेट्स में आपके ऑपरेशनल हैं, तो किन स्टेट्स में आपका टारगेट नेक्स्ट कौन सा स्टेट है? अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट बिहार है। अभी हम लोग उड़ीसा और झारखंड कर रहे हैं, पार्ट एंड पार्शियल बिहार कर रहे हैं, लेकिन बिहार अभी फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में करना है। उसके बाद बगल बंगाल इंटर। जो भी एरियाज में आप काम कर रहे हैं, वहाँ के कोई भी 5 प्रोडक्ट जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन या डिमांड सबसे ज्यादा है? बहुत वाइड रेंज है। अभी सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड जो दवाई बिकती है वो पेन किलर्स है। आप मेरे से अब हमारी कंपनी का पूछना चाह रही हैं या दवाइयों के बारे में पूछ रही हैं? कॉमन जनरल जनरल क्वेश्चन है, आप खुद से रिलेट करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे बड़ा मार्केट दर्द की दवाइयों का है, सबसे बड़ा मार्केट। उसके बाद दूसरा एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। आने वाला समय स्पेशलिटी का है, जिसमें कि अभी आज की तारीख में लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कार्डियो डायबिटिक मींस हार्ट का और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का दवाई सबसे ज्यादा बिक रहा है। लेकिन आने वाले समय में साइकेट्री और एंटी कैंसर इसका जगह है। So my next question to you is कि 99 डिग्री को जी हेल्थ स्टोर बनाने का जो भी विजन है आपका, जी, उसके पीछे का मोटिवेशन क्या है? उसके पीछे के मोटिवेशन का रीजन ये है कि अभी जो भी हमारे सोसाइटी में दुकानें हैं वो सिंपल दवाई की दुकानें हैं। मेरा बहुत साल पुराना ड्रीम था कि हम सिंपल दवाई का दुकान ना चलाएं। मेरा ड्रीम था कि उसमें हम लोग दवाइयों का विस्तृत रेंज तो रखे, उसके साथ में हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स जिसमें फूड सप्लीमेंट्स आते हैं तरह तरह के, टॉयलेटरीज, साफ सफाई से संबंधित आइटम्स, एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स। जैसे अब आजकल लोग हेल्थ के प्रति बहुत कॉशियस हो गए, जिसमें तरह तरह के एलोवेरा का जूस हो गया, तो जामुन करेला का जूस हो गया, इस तरह के आंवले का मुरब्बा हो गया, ये सारा प्रोडक्ट्स भी अब लोग प्रोफाइलेक्टिक पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब बीमार कैसे ना पड़े उसके लिए भी लोग दवाई और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ये मैं रखना चाहता हूँ। उसके साथ में सेल्फ डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे ब्लड शुगर टेस्टिंग का मशीन हो गया, ब्लड प्रेशर टेस्टिंग का मशीन हो गया। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो घर में बिना डॉक्टर या पैथोलॉजी के सपोर्ट के कुछ एक चीजों का टेस्ट हम कर सकते हैं, वो इक्विपमेंट्स रखें और लोगों को काउंसलिंग करके वो सामान बेचें कि आप इसको अगर इस्तेमाल करते हो तो ये बेनिफिट होगा, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना। इसलिए हम लोग इसको हेल्थ स्टोर कॉल कर, नहीं तो फिर इसको सीधा मेडिकल स्टोर कॉल कर। हम लोग कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन देना चाहते हैं। यहाँ के साथ में मतलब बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टरों
डॉक्टरों के साथ पेशेंट्स का अपॉइंटमेंट, बहुत सस्ते रेट्स पर पैथोलॉजिकल टेस्ट, एक बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का पॉली क्लिनिक भी इसके साथ में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। Okay, sir. So my next question to you is कि पामा को आपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेल के रूप में एस्टेब्लिश किया है, तो 99 डिग्री के थ्रू हेल्थ स्टोर के कॉन्सेप्ट पे भी काम करते हैं जी। तो ली सैंटो से आप किस सेक्टर को टारगेट करना चाहते हैं? ली सैंटो से हम लोग दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट कर रहे हैं। पामा फार्मास्यूटिकल के थ्रू हम लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूशन, C&F, कंसाइनी एजेंसी का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पामा फार्मास्यूटिकल में केवल होलसेलर्स को ही हम लोगों ने अपना टारगेट कस्टमर रखा हुआ है, या हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम। और 99 डिग्री कंप्लीट रिटेल स्टोर है जो डायरेक्ट कस्टमर को डील कर, जो एंड यूजर को डील करता है। ली सैंटो मैन्युफैक्चरिंग, पामा फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड एंड यूजर के लिए 99। ओके सर, तो अभी इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे जैसे कंट्रीज में मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, और अभी ली सैंटो के नाम में आपको कैसे सिचुएशंस फेस करना पड़ा है डिस्ट्रीब्यूशन में? इतने सालों का एक्सपीरियंस यही है कि हमारे यहाँ का कस्टमर ट्रेंडी है, जो दवाइयों की क्वालिटी को समझने के बजाय अभी भी वो नाम पर ज्यादा कॉन्शियस है। ये कंपनी बहुत पुरानी है, ये कंपनी बहुत बड़ी है, तो हमें इसका ही लेना है मेडिसिन। वो विश्वास अभी पैदा करने का चैलेंज हम लोग को आ रहा है कि नहीं, ये कंपनी भी नई है लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी का ही दवाई बनाती है। या फिर इनके साथ ऐसे लोग पार्टनर्स हैं जो सिर्फ क्वालिटी का दवाई बना के देते हैं। अभी इनिशियल फेज में हमारे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, वी आर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सम अदर मैन्युफैक्चर, लेकिन हमारे अपने क्राइटेरिया है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस हमारे उस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं करता है, वो पूरा नहीं करता है, तो उनके साथ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाते। तो अभी नाम एस्टैब्लिश करना चैलेंज है, लेकिन वो धीरे धीरे होता जा रहा है, लोगों का विश्वास बढ़, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये एक बड़ा नाम। ओके सर, तो आपके हिसाब से ब्रांड और बिजनेस में क्या फर्क होता है? ब्रांड और बिजनेस में फर्क ये है कि बिजनेस आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, आज हमने ये काम शुरू किया। ब्रांड आप बहुत सालों का लीगेसी कैरी करते हैं। जब आप किसी बिजनेस को बहुत सालों तक बहुत अच्छे से तक चलाते हैं, तब आपका मार्केट में एक नाम होता है, तब आपको ब्रांड का तमगा मिलता है, आप अब ब्रांड है। ओके, तो आप क्या बनना चाहते हैं, ब्रांड या बिजनेस? नहीं, बड़ा बिजनेस ब्रांड। ओके, तो किसी भी नाम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कोई मैसेज होना चाहिए, उससे मिलना चाहिए? सीक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ओके, तो कोई एक ऐसा ब्रांड का नाम जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता हो? लोग का अपना ब्रांड या कोई और? यू कैन, आप कोई कुछ भी बोल सकते हैं। अभी हम लोगों ने सर्जिकल स्प्रिट लॉन्च किया है, ओ स्प्रिट के नाम से। मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है और इसका एक्सेप्टेंस भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है। कोई रीजन? रीजन क्वालिटी और प्रॉपर मार्केटिंग। एक तो प्रोडक्ट का क्वालिटी ऐसा है कि यूज करने के बाद आदमी बोलता है कि हाँ, ये उसके बराबर का, जो ब्रांड लीडर है उसके बराबर का प्रोडक्ट है, और प्राइस वाइज काफी इकोनॉमिकल है। ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा कि बहुत प्रॉपर मार्केटिंग हो रहा है, जो कस्टमर है उस तक पहुंचना और उसको बताना कि आप इसको एक बार यूज करें फिर बताएं। तो ये दो रीजन है जिसके वजह से ये बहुत अच्छा चल रहा है। आपने उसका नाम कैसे चूज किया, खुद से किया या किसी ने सजेस्ट किया? सजेशन लिया, अपने टीम के और लोगों के साथ लिया। सारे लोगों का रोल है, नेचुरली टीम को लीड कर रहा हूँ मैं, तो वाइटल रोल रहता है मेरा। ओके, तो आपने सारे प्रोडक्ट्स का नाम ऐसे ही रखा है? हाँ, मेरे हिसाब से अपने सारे प्रोडक्ट्स का नाम काफी अट्रैक्टिव है। जैसे अपना मल्टीविटामिन का कैप्सूल आता है, वो मल्टी के नाम से है, MULTEE, जो कि बहुत इजी कैची है। उसी तरह से हमारा एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट है, वो एजी के नाम से, AZEE। ऑलमोस्ट हमारे ब्रांड्स कैची और इजी नाम वाले। ओके सर, तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि आजकल लोग ज्यादा क्रिएटिव हो गए हैं नाम डिसाइड करने में, या टाइम के साथ खुद ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है नाम चूज करना? क्योंकि कितना कुछ चेक करना पड़ता है ना, साथ ही साथ वेबसाइट, डोमेन अवेलेबिलिटी है, या फिर ट्रेडमार्क है, सोशल मीडिया यूजर नेम है, बहुत सारी चीजें हैं जो चूज करनी पड़ती है। तो बिल्कुल सही है, लेकिन हर एरा में क्रिएटिव लोग रहे हैं, आज भी क्रिएटिव लोग हैं, पहले भी थे, बहुत सारे नहीं हैं। आज की तारीख में मुश्किल है नाम मिलना, लेकिन आसान भी मैं बोलूंगा। और रीजन ये है कि अब बहुत सारे हमारे पास टीम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वेपन्स हैं, बहुत सारे सेगमेंट में कंसल्टेंट हैं
जो पहले उतने आसानी से अवेलेबल नहीं थे। काम करने के लिए टीम मिलना आसान है, सही टीम का सिलेक्शन चैलेंज है। अगर आपने सही लोगों का चयन कर लिया है तो आप बहुत आसानी से और बढ़िया काम। ओके सर, हेल्थ केयर कंपनीज में ब्रांडिंग कितनी जरूरी होती है? बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ केयर में यूजुअली सॉल्ट के नाम से इंडिया में दवाइयां नहीं बिकती, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, वो हजारों कंपनियां बनाती है, अलग अलग नाम से बनाती है। तो अगर कोई हमारे लिशांटो फार्मास्यूटिकल का ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन खरीदे तो उसका एक नाम होना जरूरी है, और उस नाम को ग्राहक तक पहुंचाना, उसको ब्रांड बनाना, कि इन हजारों ब्रांड के बीच में ही लोग आपके प्रोडक्ट को ही मांगे, उसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग क्वालिटी के साथ। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है ब्रांडिंग इंडिया, अच्छा, क्योंकि यहाँ ब्रांड ओरिएंटेड। अपना सिर्फ नाम होना जरूरी होता है या फिर कुछ और करना होता है इसके लिए? नाम लेना तो एक बहुत इनिशियल स्टेज है कि आपने एक नाम रखा, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया। एक्चुअल चीज उसका विश्वास हासिल करना होता है और उसको बेचना होता है। जब तक आपकी कंपनी के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं होगा, तब तक वो प्रोडक्ट कभी ब्रांड नहीं बन सकता। तो उसके लिए लंबे समय तक सही तरीके से उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और एआई का जो ये चल रहा है, तो इन सब टेक्निक से हेल्थ केयर लैंडस्केप कैसे बढ़ेगी और सर्विस इंप्रूव होंगे, फैसिलिटीज बढ़ेंगी, या जो फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगी? क्या चेंजेस आएंगे आपके हिसाब से? आने वाले समय में बहुत चेंज आना है, क्योंकि अभी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर में काफी रिसर्च हो रहा है, और भविष्य में बहुत सारी दवाइयां ऐसे आएंगी जो बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी, जिनका स्टोरेज से लेकर प्राइस तक काफी ऊंचा होगा, लेकिन वो काफी अच्छी क्वालिटी की दवाइयां होंगी। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंपनियां अभी सेम प्रोडक्ट्स को ना, जैसे टैबलेट है तो उसको काफी छोटे साइज में लेकर आ रही है, जिससे जो यूजर है, जो मरीज है, जो बीमार व्यक्ति है, उसको खाना बहुत आसान है। जैसे बहुत बड़ी साइज की गोलियों को निगलना टफ होता है, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी चीज का मार्केटिंग या R&D में बहुत फर्क डालता है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीजों को बहुत आसान कर देता है। जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे चीज जिसमें पहले समय बर्बाद होता था, उसको AI हटा देता है, लिमिटेड चीज सिलेक्ट करके दे देता है, तो उस पर हम बेस्ड हो जाते हैं। डाटा एनालिसिस बहुत आसान है। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप अपने बिजनेस में किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? अभी तो हम लोग R&D में हैं नहीं, मैन्युफैक्चरिंग भी दूसरे से करा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडिया में अवेलेबल बेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं, जिनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो यूज कर रहे हैं। AI का इस्तेमाल जरूर हो रहा है। AI के इस्तेमाल से प्रोडक्ट के सिलेक्शन में हेल्प हो रहा है, मैन्युफैक्चरर के सिलेक्शन में आसानी हो रहा है। सेम दवाई को कैसे और ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, मार्केटिंग उसका कैसे अच्छे से किया जाए, वो सारे चीज में AI का इस्तेमाल भरपूर। तो जैसे मैनकाइंड फार्मा के फाउंडर हैं मिस्टर राजीव जुनेजा, हाँ जी, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था, दी रणवीर शो, जो यूट्यूब पर आता है। तो उसपे ही सेड कि 1990s के टाइम पर फार्मा कंपनीज पहले बड़ी सिटीज में प्रोडक्ट लॉन्च करते थे और फिर छोटे जगहों पर शिफ्ट होते थे, ठीक है। बट मैनकाइंड के मार्केट अप्रोच बिल्कुल उल्टा था। वो छोटे इंटीरियर जगह से स्टार्ट करके और फिर एक्सपेंड करने में भरोसा करते थे। एकदम सही, उन्होंने वैसे ही किया। हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप इन दोनों में से कौन से अप्रोच को ज्यादा लॉजिकल मानते हैं, छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की तरफ? कोई जमाना था जब लोगों के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, तो बड़े जगहों से शुरू करते थे। एक्चुअली आप अगर ड्रग इंडस्ट्री को देखेंगे ना, तो इंडिया में 1960 के आसपास पहला फॉरेन कोलैबोरेशन हुआ था। इंडियन दवाई की कंपनियां इतनी मजबूत थी नहीं, जिसको साराभाई केमिकल्स ने गाइगी के साथ में पहला कोलैबोरेशन किया था। और अब तो तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में हैं, जो वर्ल्ड की टॉप की कंपनियां हैं, चाहे वो ग्लैक्सो हो, फाइजर हो, अबॉट हो, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब हो, तकरीबन कंपनियां इंडिया में मौजूद हैं। तो और उस जमाने में अपने यहाँ इंडस्ट्री नहीं थी, तो ड्रग प्रोडक्शन भी बहुत कम था। सन 2000 आते आते इंडिया में जो टोटल ड्रग प्रोडक्शन लोकल होने लगा, वो यहाँ के डिमांड से ज्यादा हो गया। तो नेचुरली उस समय तक, सन 2000 के पहले तक जितनी कंपनियों ने काम किया, तो वो बड़े शहरों में काम करती थी, वहां आसानी था। उस समय हमारे देश का भी इंफ्रास्ट्रक्चर का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो रूरल एरिया एकदम खाली था, जिसको मैनकाइंड फार्मा ने बहुत अच्छी तरह से इनकैश किया। क्योंकि उस समय तक
बड़ी कंपनियां शहरों में भर चुकी थी, तो वहां कंपटीशन जी। ज्यादा था, तो उन्होंने ओके। पहले गांव के मार्केट का रुख किया, छोटे जगहों का रुख किया, वहां बहुत आसानी से वो पेनिट्रेट कर गए। उसके बाद स्वतः उनका डिमांड बढ़ा तो वो शहरों तक भी आ गए। अब उनका फोकस हर एक जगह पर बराबर ही, उनका ये एक्सपेरिमेंट एकदम सफल रहा। और ऐसे भी बोला जाता है कि आपको सफल होने के लिए सेम काम अलग तरीके से करना पड़ेगा। अभी भी मार्केट वैसा ही है, अभी बी ग्रेड सिटीज में आपको आसानी से ब्रेक मिलता है, तो वो करना होता है। ओके। अभी भी मेरा सोच वैसा ही है, उनकी तरह का ही है, लेकिन हर एक तरह का करना हो, जी। ये तो ओके है। सर, कोविड का कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिए। कोविड एक ऐसा पैनाडेमिक था, जब आया था तो हम लोग तो खिड़की और दरवाजा तक खोलने से डरते थे कि सारे लोग चले जाएंगे। उस समय हमारी इंडस्ट्री का रोल बहुत वाइटल था, बहुत लोगों ने रिस्क लिया, हम लोगों ने भी लिया। हम लोग जहाँ बेस्ड हैं, यहाँ जो सरकार में उस समय ऑक्सीजन की सिलेंडर से लेकर तमाम तरह की दवाइयों की कमी हो गई और लोग डर रहे थे। उस वक्त हम लोग जो 20 लोगों का आइडेंटिफिकेशन हमारे यहाँ हुआ था झारखंड में, जो जी। पैनाडेमिक के समय में दवाई या सेवा देने में उपलब्ध मतलब सेवा दे सकते थे, जिनमें कैपेसिटी थी, उसमें एक हम लोग का भी सिलेक्शन था। हम लोग गए और कोविड के समय में हम लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी बहुत कमजोर है, क्योंकि सन 2000 के आसपास का मैं बात कर रहा हूँ, जबकि हम लोग का टोटल ड्रग प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा हो गया था डिमांड पर से। लेकिन 2020 में जब कोविड आया था, तो उस समय महसूस हुआ कि बहुत सारा लाइफ केयर का जरूरी चीज है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि दवाइयां तो हो गई, लेकिन हेल्थ केयर में सिर्फ दवाइयां नहीं लगती है, टेस्ट करने के किट्स भी हैं, सर्जिकल आइटम्स भी हैं, ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे बहुत सारे चीजों की ऐसी शॉर्टेज हुई, जिसमें हम लोग बाहर की कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो गए थे। वो आता था तो सप्लाई हो पाता था। तो कोविड में हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी से सेवा किया, लेकिन वो सिखाकर भी बहुत कुछ गया भविष्य के लिए। तो जितने भी मतलब फ्यूचरिस्टिक बिजनेसमैन हैं इस इंडस्ट्री से, फार्मा इंडस्ट्री से, उन लोगों का विजन और एम निश्चित तौर पर थोड़ा चेंज हुआ भविष्य के लिए। ओके सर, तो कोविड का ओवरऑल इंडियन फार्मा सेक्टर पे कैसा इम्पैक्ट रहा? बहुत पॉजिटिव रहा, अच्छा, नेगेटिव बहुत रहा या जबरदस्त दोनों तरह इम्पैक्ट का? रहा। जब कोविड में हम लोगों ने अमेरिका की जैसी वर्ल्ड के नंबर 1 हेल्थ इंडेक्स वाली कंपनी को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सप्लाई दिया, यूरोप की कंट्रीज को दिया। ऐसे तो इंडियन कंपनीज अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ये सारी कंट्रीज में बहुत पहले से हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन उन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, जैसे यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, जहां हमारी ज्यादातर कंपनियों को थोड़ा कमजोर माना जाता था, उस समय पूरी दुनिया को हमारी इंडस्ट्री का ताकत का पता चला। और इस बात को बोलने में कोई संदेह नहीं है कि हम अब दुनिया की 5 सबसे बड़ी ड्रग इंडस्ट्री में एक हैं। मतलब ग्रेट। हमसे किन्हीं को भी क्वालिटी का दवाई सस्ते प्राइस में जरूरत पड़ता है। भविष्य उज्जवल है। That's really great, sir. My next question to you is कि इंडियन फार्मा सेक्टर के बारे में जो आप बता रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन पे इसका कैसा असर पड़ा था उस टाइम? उस समय तो बहुत जबरदस्त असर पड़ा था, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था, लोग बाहर से डर रहे थे। गुड्स अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देहरादून में है, बद्दी में है, अहमदाबाद में है, जम्मू में है, चंडीगढ़ में है, पंचकूला में है, तो वहां से आए कैसे? तो बहुत सारे लोगों ने रिस्क लिया, इनका इस्तेमाल हुआ, कार्गो का इस्तेमाल हुआ, एयर कार्गो का, बहुत जबरदस्त। हमारे पास आने के बाद डेस्टिनेशन जहां उसका यूज होना है, वहां तक पहुंचना टफ काम था। फर्क तो पड़ा, बहुत फर्क पड़ा, बहुत सारा कमी हम लोग का दिखा कि कहां कहां हम लोगों को अपने आप को और मजबूत करने का जरूरत है। कोविड एंड ऑफ द डे हम लोग को बहुत कुछ सिखा कर गया। दैट्स राइट। तो आपने एक क्वेश्चन के आंसर में हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में कुछ मेंशन किया था। हाँ जी। और हमने जो रिसर्च किया है, अकॉर्डिंगली पेंडेमिक के बाद स्पेशली लोग हेल्थ सप्लीमेंट जैसे मल्टीविटामिन पे काफी डिपेंड कर रहे हैं। जुलाई 2023 में पालकी शर्मा ने एक न्यूज रिपोर्ट प्रेजेंट किया था फर्स्ट पोस्ट पे कि इंडियन न्यूज वेबसाइट पे मल्टीविटामिन इंडस्ट्रीज जो 2024 में लगभग $300 बिलियन की हो जाएगी,
पूरे वर्ल्ड में। तो व्हाट आई वांट टू नो इज कि मल्टीविटामिन क्या सच में इतनी इम्पोर्टेंट है, और लोगों के नजरिए में क्या चेंज आ गया है खासकर कोविड के बाद? नहीं, चीजों को समझना ये जरूरी है कि जो हम लोग इंडियंस के खान पान का स्तर है, वो हम लोग पेट भरने वाला खाना ज्यादा खाते हैं, न्यूट्रिशनल फूड या कैलकुलेटिव कैलोरी वाला फूड बहुत कम खाते हैं। चूंकि एजुकेशन हमारे यहाँ अभी बीच वाले स्तर पर है, सारे लोग एजुकेटेड नहीं है और अनपढ़ भी नहीं है हमारा देश। तो अभी भी जो फूड सप्लीमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, जिसको मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स या जो कुछ भी बोलकर बेच रहे हैं, उसमें लोग केवल विश्वास से खा रहे हैं कि इससे हम मजबूत हो जाएंगे। अभी तक उनको भी स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं है। जैसे अगर आपने देखा होगा तो कोविड में फर्स्ट टाइम इंडिया में विटामिन डी का यूज बहुत ज्यादा हुआ था। उसके पहले विटामिन डी का इतना डिमांड नहीं होता था पर्सनल लेवल पे, या डॉक्टर्स के द्वारा भी इतना ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता था। राइट सर। आने वाले समय में अभी जैसे मल्टी विटामिन है, मल्टी नाम से ही पता है कि उसमें बहुत सारा विटामिन, बहुत सारा मिनरल मिला हुआ है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि एक हेल्दी आदमी को, जिसको माल न्यूट्रिशन नहीं है, जिसमें कुपोषण नहीं है, उसको कौन सा विटामिन कितना मात्रा में रोज खाना चाहिए, और वो उसके रोज के खाने के किस हिस्से से पूरा होगा, या बाहर से उसको क्या खाना चाहिए। अभी लोग अंदाजे पर खाते हैं कि ये मल्टीविटामिन है तो कोई भी विटामिन घटा होगा तो मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। अभी ना तो उनको इंग्रेडिएंट्स पता है कि उसमें कितना मात्रा में होना चाहिए, ना उनको ये पता है कि मेरे शरीर में किस विटामिन की कमी है। तो आने वाले समय में ये एकदम स्पेसिफाई हो जाएगा कि नहीं, हमको प्रोटीन ही खाना है तो हमको सोया प्रोटीन खाना है या मिल्क प्रोटीन खाना है। अगर खाना है तो कितना ग्राम प्रोटीन खाना है, कोई मिनरल खाना है तो क्यों खाना है। अब जैसे डायबिटीज के मरीजों में बाद में पता चला कि जिंक, क्रोमियम से क्रोमियम से इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन शरीर में बढ़ता है, तो लोगों ने क्रोमियम वाला विटामिन खाना शुरू किया। लेकिन क्रोमियम कितना देना है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन ऐसे भी हैं जिसको आप ज्यादा भी खाओगे शरीर में तो नुकसान, कम खाने से तो नुकसान है ही है। तो इस इंडस्ट्री में भी बहुत चेंज आना है, क्योंकि देश में एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ लोग पहले बीमार होते थे तो ट्रीटमेंट कराते थे, जिसको हम लोग थेराप्यूटिक बोलते हैं। अभी एजुकेशन बढ़ने के साथ लोगों का मानसिकता बीमार नहीं पड़ने का, कि हम सुबह एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रख सकते हैं, डायबिटीज कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे पहले मोटा होना अच्छे घर का निशानी माना जाता था, लोग बोलते थे कि ये खाते पीते करके, लेकिन अभी मोटे आदमी को देखकर लोग मूर्ख बोलते हैं, केवल खाना खाता है, कैलोरी बर्न नहीं करता। तो वो चेंज आ रहा है, आगे और चेंज आएगा। कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रास्यूटिकल, इन दोनों ही में मार्केट बहुत बढ़ेगा, और स्पेसिफिक विटामिन का मार्केट बढ़ेगा कि नहीं, अब मुझे बी कॉम्प्लेक्स नहीं खाना है, मुझे बी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ विटामिन B6 चाहिए, तो सिर्फ मुझे विटामिन B12 चाहिए। इस तरह का आने वाले समय में बदलाव आना, और इसका मार्केट बहुत बड़ा। ओके सर, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जो मैं समझ रही हूँ कि हेल्थ सप्लीमेंट की वैल्यू लाइफस्टाइल एरर्स की वजह से है, ना कि स्पेसिफिक सिर्फ कोविड की वजह से। इज इट राइट? राइट। अब जैसे विटामिन डी हम लोग कोविड में खाते थे, 90% लोगों को काउंसलिंग नहीं है, या उनको पता नहीं है कि विटामिन डी का सबसे रिच रिसोर्स सनलाइट है। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में विटामिन डी सूरज की किरणों में सबसे ज्यादा होता है, तो सन बाथ लेने से भी उसको दूर किया जा सकता है। अभी हम लोग गोली खाने पर ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, ये चेंज आएगा। एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो गोली पर, मतलब बीमार नहीं होने के लिए क्या कुछ करना है वो शुरू, जो कि अभी बहुत ग्रोइंग स्टेज में बढ़ रहा है। 140 करोड़ है हम लोग का दवाइयों का मार्केट बहुत बड़ा, प्रोफाइलेक्टिक दवाई। तो आज के टाइम से देखे तो कितने सालों में लोग अपने न्यूट्रिशनल इक्विपमेंट्स को समझने लगेंगे? नहीं, अभी समय दूर है। अभी मुझे लगता है कि मार्केट तो हर एक साल 20-25% की स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले 10 से 15 सालों में बहुत मेजर बदलाव। इंडियन मेडिसिन रिक्वायरमेंट्स में या उसके ट्रेंड में क्या चेंज आया है टाइम के साथ? नॉर्मल फीवर या मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं तो कैसे इंडियन ड्रग इंडस्ट्री का दवाइयों के बेचने का डाटा अगर आप एनालाइज करेंगे तो लोगों के रहन सहन से के स्तर से लेकर इन चीजों के बारे में पता चलता है। जैसे अगर आप देखेंगी तो आजादी से लेकर 1980-85 तक इंडिया में विटामिन का सेल सबसे ज्यादा था। मतलब लोग डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करते थे कि डॉक्टर साहब विटामिन लिख दीजिए, कमजोरी महसूस हो रहा है।
जो 90s में उसका जगह एंटीबायोटिक्स ने ले लिया। जब थोड़ा एजुकेशन बढ़ा तो लोगों को ये महसूस हुआ कि नहीं, हम जब बीमार होते हैं तो वो एंटीबायोटिक खाने से ठीक होते हैं। तो विटामिन को सरपास करके एंटीबायोटिक्स सबसे बड़ा मार्केट हो गया। अभी करंट डेज में सबसे बड़ा मार्केट अब एंटीबायोटिक भी पिछड़ चुका है, लाइफ स्टाइल डिजीज की दवाइयों ने ले लिया। लाइफ स्टाइल डिजीज में जैसे ब्लड शुगर हो गया, हार्ट से संबंधित बीमारी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जो जीवन शैली से संबंधित है, उनका दवाई अभी अब सबसे ज्यादा बिकता है। अभी सबसे बड़ा मार्केट एंटीबायोटिक को पछाड़ के इनका हो गया। लेकिन अभी जिस तरह से किडनी की बीमारी, कैंसर और शहर में रहने की वजह से लोगों में जो साइकेट्री का प्रॉब्लम सब आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा है जिसको हम लोग साइकेट्रिक नहीं मानते हैं, लेकिन वो है। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में एनसीडी, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जिसमें कैंसर और ये सब है, साइकेट्री वाली दवाइयां हैं, इनका मार्केट सबसे बड़ा होगा। ओके, तो सर क्या आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? बहुत कम। तो आपके लिए सोशल मीडिया पर होना कितना जरूरी है? क्या प्लान है आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए? आज की तारीख में तो सोशल मीडिया में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो काम आप बहुत सालों में करते हैं वो सोशल मीडिया में होने से आप उसको बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। So this is our last segment. So we will give you two choices. Okay. तो आपको कोई एक सिलेक्ट करना है और so can we start sir? स्टार्ट। So lemon tea और milk tea. वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन? वेज या नॉन वेज कुछ भी खाओ, कैलकुलेटेड होना चाहिए। एथिक्स और प्रॉफिट? एथिक्स विद प्रॉफिट। ओके, सनराइज और सनसेट? बोथ आर इम्पोर्टेंट। समर और रेन? डेफिनेटली रेन। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, कुमार सानू और मोहम्मद रफी? एक बार फिर से। कुमार सानू या मोहम्मद रफी? कुमार सानू। ओके, एक और क्वेश्चन है सर, बिफोर वी एंड, व्हाट्स योर फेवरेट स्टोरी? मैंने 8th क्लास में एक कहानी पढ़ा था अपनी नैतिक शिक्षा के किताब में, उसका शीर्षक याद नहीं है, स्टोरी याद है। ओके, वही मेरी फेवरेट स्टोरी है। अच्छा, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, उसमें बताया गया था कि आदमी को विनम्र होना चाहिए, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो। एक गुरु थे के आश्रम में बच्चे थे, उनका जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था, समय के साथ प्रसिद्धि और नेम और फेम मिलने के बाद उसको थोड़ा घमंड हो गया था। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर उसको एक छोटा सा काम दिया था। मतलब वो गुरुजी के पास आया, बोला कि सारे लोगों ने मेरी प्रशंसा की, आपने नहीं की। तो गुरुजी ने उसे एक बहुत छोटा टास्क दिया, एक शिव मंदिर पर एक पानी के घड़े को ले जाना है जिससे एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए, और उसका 5 परिक्रमा करके वापस आना है, और उस पीरियड में भगवान का नाम भी लेते रहे। तो जो शिष्य था वो घड़ा लेकर गया और लौट कर आया 5 परिक्रमा करके शिव मंदिर का। आने के बाद गुरुजी ने पूछा पानी तो नहीं गिरा? तो उसने बोला कि नहीं, पानी तो एक बूंद भी नहीं गिरा। तो उन्होंने फिर उससे पूछा कि तो जैसा तुम बोलते हो तो भगवान का नाम भी लगातार लेते रहे हो? तो उसने बोला कि अरे, पानी ना गिरे इसका ध्यान रखने में तो भगवान का नाम तो लेना ही मैं। तो उन्होंने बोला कि एक आदमी जो अपना रोज का जिम्मेवारी पूरा करता है, उसके लिए स्ट्रगल करता है और ईमानदारी से सब कुछ करता है जितना हो सकता है, उसके सामने जब तुम पे थोड़ा सा लोड आया, एक घड़े से पानी ना गिरे इसका ध्यान रखने में भगवान का नाम लेना भूल गए, तो बड़ा कौन हुआ? जो अपना रोज का काम करते हुए भी ऊपर वाले को याद रख लिया, वो बड़ा हुआ या तुम? वो तुरंत समझ गया कि मेरे से क्या गलती हुई है। तो आप कितने भी बड़े हो, विनम्र रहें, अपना काम ईमानदारी से करें और ऊपर वाले को याद करना ना भूलें। हम लोग में से बहुत सारे लोग बहुत बार अंधविश्वासी हो जाते हैं या पूजा पाठ के नाम पर गलत काम करने लगते हैं। ईश्वर ने हमें बनाया है, हम अपना काम करें, देना उनके हाथ में है। राइट सर, आई थिंक हर स्टोरी बहुत मीनिंगफुल होता है। तो अब बस एक लास्ट क्वेश्चन, हमारी टीम के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सेम मैसेज है, आप अपने फील्ड में इसी तरह से काम कीजिए। मेरा शुभकामना भी है, आप लोग खूब अच्छा, खूब बड़ा, खूब बढ़िया काम कीजिए। ऐसे तो आप लोग बढ़िया कर रहे हैं और मेरा गुड विशेस भी आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।